माँ शारदा ने पलिया बुलाया था, लेकिन यहाँ हालात ये हो गई कि माँ शारदा ने पलिया बुलाया था, लेकिन पलिया वालों ने ये नहीं कहा था कि माँ शारदा को ही पलिया बुला लो। आज आप अभी आए होंगे भीरा साइड से, नदी में बालू है, ऊपर बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं और यहाँ पलिया में पानी घुसा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान। आज हमारी मौजूदगी जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा 137 पलिया में है और आज हमारे साथ मौजूद हैं पलिया विधानसभा के बहुत ही चर्चित डॉक्टर अजय अवस्थी जी, और हम इनसे सीधा बातचीत करेंगे। बातचीत में केवल राजनीति पर ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर और पलिया विधानसभा में बाढ़ की समस्याओं को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए सीधा देखते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या हैं पलिया विधानसभा की प्रमुख समस्याएं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है डॉक्टर साहब का। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने परिचय के बारे में बताएं और आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहां से मिली? पलिया विधानसभा की जनता की सेवा का सपना आपके मन में कब से गूंज रहा है? देखिए, मैं वैसे तो लगभग 35 साल से पलिया में सेवा कर रहा हूँ और हालांकि प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, निश्चित है कि फीस लगती सब होता है, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम लोगों की समाज सेवा भी होती है। और ये समाज सेवा अभी नहीं कर रहे हैं, इधर कुछ गति ज़्यादा बढ़ाई है। इसके पहले भी मैं बाढ़ आई है तो मुजहा और पटिहन गाँवों में मैं आदि गाँवों में मैंने हेल्थ कैंप किया है, एसएसबी में हेल्थ कैंप किए हैं। उस समय इतना नहीं था कि फ़ोटोग्राफी वगैरह करने का कोई शौक़ था, लेकिन एक आधी शायद फ़ोटो पड़ी भी हो हमारी, एसएसबी आदि में कैंप लगाया है, तो नया नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय थोड़े से जब से हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, हमारा लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है, तो इसलिए फील्ड में हमको मजबूत करना है। गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के हमें समाज सेवा करनी है। उसी के तहत मैं कहीं वृक्षारोपण है, कहीं हेल्थ कैंप है, कहीं भंडारा है, ये सब अपना करवा रहा हूँ। जैसा कि पलिया विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल में सही व्यवस्था ना होना और दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, ऐसी बहुत ही शिकायतें आ रही हैं। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या ये सब समस्याएं जो आ रही हैं ये होनी चाहिए थी या फिर किसी नाकामयाबी के कारण हो रही हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ कहूँगा, मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी रह चुका हूँ और ख़ास तौर से पलिया में भी 13 साल लगभग रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ सरकार की तरफ से भी कुछ मतलब कमियां रह जाती हैं और कुछ कमियां हमारे जनता की तरफ से भी है और मीडिया की तरफ से। मान लो किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर प्रयास कर रहा है, भाई डॉक्टर भगवान तो नहीं बन सकता, किसी मरीज़ का हम इलाज कर रहे हैं, बाई चांस गंभीर मरीज़ आया, एक्सपायर हो गया, तो आजकल तुरंत मोबाइल मीडिया चल गया है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो खाली लिए मोबाइल घूमते रहते, बनाया सोशल मीडिया पे डॉक्टर को बदनाम करना शुरू करते हैं। तो इस वजह से कई डॉक्टरों ने अति गंभीर मरीज लेना बंद कर दिया है। यही नहीं, ये पलिया के प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं ले रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ। पहले तो मरते हैं, खुशामद करते हैं, और जब मर जाता है तो फिर हंगामा करते हैं। तो ये एक जो प्रथा चली है बहुत गलत है। और ये माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो 2013 में एक अध्यादेश जारी किया था, एक कानून बनाया था, किसी भी अस्पताल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर कोई वहाँ किसी स्टाफ से भद्रता करता है या कार्य में बाधा पहुँचाता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। मान लो किसी डॉक्टर, आपको किसी जनता को किसी डाउट है कि डॉक्टर की लापरवाही या गलती से मरीज की मृत्यु हुई, तो उसके लिए तरीका है, डॉक्टर ऊपर एफआईआर कराएं, उसका पोस्टमार्टम होगा, सीएमओ उसकी जांच करेंगे, स्पेशलिस्ट जांच करेंगे, और उसमें दोषी पाया जाएगा तो डॉक्टर के ऊपर केस चलना चाहिए। हम नहीं करें डॉक्टर को कोई किसी का मर्डर करने का अधिकार मिल जाए, लेकिन जानबूझ के डॉक्टर कोई जल्दी नहीं मारता। लेकिन अगर कहीं लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। लेकिन एक उसका तरीका है, ये प्रोपोगंडा, हंगामा, सड़क जाम करना, अस्पताल में हंगामा करना, डॉक्टर स्टाफ से मारपीट करना, ये गलत है। इसके लिए कानून बना था, लेकिन इस सरकार में उस कानून का पालन नहीं हो रहा है, स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से पलिया विधानसभा से टिकट की तैयारी भी, दावेदारी भी कर रहे हैं, तो यदि आपको समाजवादी पार्टी की हाई कमान से टिकट अगर मिल जाता है, यदि जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो आप हॉस्पिटल की जो समस्याओं पर लेकर बात हो रही थी, इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर करेंगे? देखिए, पहले तो टिकट की कोई दावेदारी नहीं है।
टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फैसला करेंगे। वो अपना सर्वे करा रहे हैं, वो सर्वे टीम उनकी घूम रही है, उसमें जिसके पक्ष में सर्वे जाएगा उसको देखेंगे। उसके अलावा पूरे ज़िले में वो एक सोशल इंजीनियरिंग, मतलब कितने अपर कास्ट, कौन ब्राह्मण, दलित, सब महिला, सबको टिकट देना है, सबको समायोजित करना है, तो वो अपना उनका फैसला है। मैं इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ कि मुझे टिकट चाहिए, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बने। बलिया विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बेहद लाचार नज़र आ रही है। केवल बलिया ही विधानसभा में नहीं, पूरे जनपद में पहले शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था बहुत ही लाचार नज़र आ रही है। जैसा कि प्राथमिक विद्यालय हर वर्ष जो है सौंदर्यीकरण का और मिट्टी पटाई का फंड भी जारी किया जाता है, लेकिन थोड़ी ही बरसात हुई और विद्यालयों में पानी की भरमार पड़ी हुई है, तो इससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ पे एक समस्या हो रही, कई स्कूल बंद किए जा रहे हैं अध्यापक की कमी की वजह से, बच्चों की कमी की वजह से। आपको ध्यान होगा कि जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। उस समय उन्होंने एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में था कि जो 50-60 साल से ऊपर हैं उनको स्पेशली शाम को जा कर के लेखपाल और हमारे यहाँ एएनएम ये सब जाती थी, उनको शिक्षित करती थी। वो इतना शिक्षा को महत्व देते थे। माननीय अखिलेश यादव जी भी शिक्षा को महत्व देते हैं, लेकिन इस सरकार में शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया रहा। इसमें तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बजाय घर घर जाके पढ़ाने के वो उल्टे बंद कर रहे हैं। दूसरे आने जाने के रास्ते, कायदे से उनके पक्के रास्ते, ऊंचे रास्ते बनाने चाहिए जहाँ पे स्कूल आ जा सकें बच्चे, उसकी कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के बाहर पानी भर जाता, बड़ी बड़ी घास खड़ी, उसमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं, खतरे में बच्चे जान डाल करके फिर भी जाते हैं स्कूल। तो निश्चित रूप से ये समस्या है, इसकी तरफ अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जनता लगातार कहती है कि चुनाव के समय नेता और आते हैं, शिक्षा और स्कूल को लेकर बहुत से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो सब भूल जाते हैं। तो आप जो है इस पर बताएं कि जनता को नेता कैसा चुनना चाहिए और किस प्रकार का चुनना चाहिए कि वो हर व्यवस्था को लेकर चले, विधानसभा के अंदर किसी प्रकार की समस्या के समाधान में, सुख दुख में साथ खड़ा। पहले तो जनता को प्रयास करना चाहिए अपना क्षेत्रीय नेता चुने, जो उनके क्षेत्र में रहे, जो वहाँ रहेगा, जो उनके क्षेत्र में जाएगा वही उनकी समस्याएं अच्छी तरह समझ सकता है और वो भी अपनी समस्या लेके उसके पास पहुँच सकते हैं। दूसरे, जैसा भी मैंने बताया, शिक्षा का हमने एक एग्जाम्पल दिया। माननीय अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। कई योजनाएं चलाई थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, कामधेनु योजना जानो गाय पालने के लिए बनाई थी, वो सब कहाँ गई पता नहीं, लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो समाजवादी पार्टी सरकार में एक से एक योजनाएं बनाई गई हैं और ऐसा नहीं है चुनाव के बाद चले नेता भाग जाते हैं। जब क्षेत्रीय चुनेंगे तो उनके पास नेता भी आपके पास पहुंचेगा, आप भी नेता के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि बलिया विधानसभा क्षेत्र एक प्रधान क्षेत्र है, इसमें जब भी कुछ समस्या थी, जैसे पशुओं को लेकर और गन्ना भुगतान को लेकर, बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, तो इन सभी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होना चाहिए और कैसे सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए कि इन सब समस्याओं को समाधान होना बहुत ज़रूरी है? ये तो यहाँ की जनता खुद देख रही है। जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है कहा जाता है 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर दिया जाए, नहीं तो चीनी में नीलाम कर दी जाएगी। क्या गन्ने का भुगतान हुआ और क्या चीनी नीलाम हुई, ये तो पब्लिक खुद जान सकती है। दूसरी चीज़, बाढ़ की बात आपने पूछी। बाढ़ के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे किसी को पलिया मतलब माँ शारदा ने पलिया बुलाया था, लेकिन यहाँ हालात ये हो गई कि माँ शारदा ने पलिया बुलाया था, लेकिन पलिया वालों ने ये नहीं कहा था कि माँ शारदा को ही पलिया बुला लो। आज आप अभी आए होंगे भीरा साइड से, नदी में बालू है, ऊपर बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं और यहाँ पलिया में पानी घुसा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि पलिया की तरफ खनन किया गया? किसने खनन कराया? कौन करा रहा है ये सब? तो ये अगर सरकार बनेगी, जितने खनन माफिया, भू माफिया, और जो थाने में आप देखिए, यहाँ के थाने में मैंने एक दिन खुद देखा रात में रुक करके, वहाँ नशेड़ी कुछ कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, वो जा करके पूरा कब्जा किए हुए हैं। जिस पे चाहते एफआईआर होती, जिस पे चाहते एफआईआर नहीं होती। अभी एक पुलिस वालों ने 10 बाइक जो पटाखा दगाती हैं वो वाली सीज़ की थी। उसमें से एक बहुत बड़े नेता पलिया के थे, वो जा करके वहाँ पे गाली पकड़ी करके वहाँ से छुड़ा लाए। तो इस तरह की घटनाएं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नहीं होगा, और संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है और उसमें जो भी आगे चल के संशोधन हुए हैं आवश्यकता अनुसार, उनका सबका पालन करते हुए
क्षेत्र और पूरे देश को चलाया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए ड्रेजिंग चैनलाइजेशन का कार्य के लिए बजट भी पास किया था, लेकिन हमारे पलिया विधानसभा में वो नहीं सफल हो पाया। तो ना सफल होने का मुख्य कारण क्या रहा? ऐसा है, जब वो चैनल खोदा जा रहा था नदी में, हमारा ख्याल अगर कभी आप भी निकले होंगे और गांव का एक एक बच्चा जानता था कि ये चैनल से इतनी विशाल काय नदी भला रुकेगी। जहाँ पे चैनल खोदा वहाँ तो और ऊंची हो गई। अब पता नहीं किस तरह की इंजीनियर, उसमें शायद 22-23 करोड़ का बजट भी आया था, वो सब कहाँ गया, उसकी बालू निकली, फिर वो बालू कहाँ चली गई, ये तो भगवान जाने। एक चीज़ और यहाँ मैं कहना चाहूँगा भी, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डाला था और उसको 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक किया, 3 लाख लोगों ने बल्कि। और ये सुहेली नदी था। सुहेली नदी आज तक कभी, मैं इतने साल हो गया हूँ, दुधवा जाता था, कभी मैंने सूखी नहीं देखी। इस साल सुहेली नदी सब सूखी थी, उसके बीच में फूस खड़ा हुआ था। हम लोग, हमारे गेस्ट आते थे, उनको उसमें क्रोकोडाइल और कछुए सब दिखाने ले जाते थे, वहाँ कुछ रह ही नहीं गया था। अब बारिश हुई है, निश्चित पानी आया होगा, लेकिन इसकी डिसिल्टेशन के लिए, इसका बालू निकालने के लिए बजट आता है, पहले भी बजट आया है। वो सब कहाँ जा रहा है, कौन पी जा रहा है, क्या हो रहा है, ये तो जनता ही जवाब दे सकती है, सरकार इसका जवाब दे सकती है। और आने वाले चुनाव में हमें उम्मीद है जनता जरूर इसका जवाब देगी। वर्तमान सरकार जो है लगातार वैकेंसी निकाल रही है और परीक्षाएं करा रही है, और आज लगातार जो है क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि वैकेंसी भी निकल रही है, परीक्षाएं भी हो रही हैं और लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? परीक्षाओं का क्या हाल हो रहा है यहाँ, तो चाहे राम मंदिर में हो, वहाँ भी चोरी हो रही, परीक्षाओं में पेपर की चोरी हो रही, पेपर लीक हो रहे हैं। अब ये नीट का पेपर लीक हुआ, आप कॉमन सेंस की बात है, ये व्हाट्सएप पे लीक हुआ। व्हाट्सएप पे क्यों लीक हुआ? करीब करीब 30% क्वेश्चन लीक हुए थे, 70% नहीं लीक हुए। अब जिसको पेपर लीक हुआ होगा, पैसा खर्च करके लीक किया होगा, उसको 70% बचे हुए क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे। तो उसने सोचा हमारा पैसा भी गया तो हम भी डूबे और सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो इसलिए उसने उठा करके व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया। उसको शायद पकड़ भी लिया गया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मूल उसको तो पकड़ लिया क्योंकि उसने तो एक तरीके से सरकार की सहायता करी, उसको जेल भेज रहे हो। और जिसने पेपर लीक किया, जो उसका मुखिया, जो उसका नियंत्रक है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुख्य तो होता है, जो किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार है तो उसका मुखिया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अगर किसी, मान लो लखीमपुर क्षेत्र में कई डग्गा मार अस्पताल चल रहे हैं, सर्जन नहीं है, ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चे के डॉक्टर नहीं है, एनेस्थेसिस्ट नहीं है, फिर भी ऑपरेशन हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? होगा तो विभाग का मुखिया। बिना उसके तो ये सब गलत काम हो नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इन पर नियंत्रण किया जाएगा और जनता को हर और सुविधा, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे बाढ़ हो, सबसे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती तो प्रयास किया जाएगा शारदा और सुहेली नदी और हमारी नकहुआ नाला, इनको मूल रूप में फिर से वापस किया जाए, उनकी खुदाई हो और खुदाई करके मूल रूप जैसा था इनका वहीं पे फिर से पहुंचाया जाए। जो पलिया की तरफ बढ़ती चली आ रही है, इस पर रोक लगाई जाए। पलिया विधानसभा में आप सबसे बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं 3 कौन कौन सी देख रहे हैं? यदि आपको विधायक बनने का सपना साकार होता है या मौका मिलता है तो उन 3 समस्याओं को सबसे प्रमुखता के साथ देखेंगे। सबसे बड़ी तो हमने बताया ना कि अभी पहले बताया कि माँ शारदे ने पलिया बुलाया था, लेकिन पलिया वालों ने ही कहा था माँ शारदा को पलिया ले आओ। तो पहले तो माँ शारदा को सबसे जहाँ पे उनका स्थान था उसकी ओर पहुँचाया जाए, उसकी खनन खुदाई की जाए और उसके कुछ न कुछ तरीका निकाला जाएगा। दूसरे सुहेली नदी और नकहुआ नाला, इनकी गहराई बढ़ाई जाए, खुदाई की जाए, क्योंकि जब छिछले हो जाते हैं तो पानी कहाँ जाएगा? बारिश का पानी इधर उधर गाँव सड़क फैलेगा, बाढ़ आएगी। तो सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए इनके मूल रूप में वापस कराना। दूसरी चीज़ है गन्ना का भुगतान, उनको समय पे भुगतान किया जाए, सही मूल्य मिले। तीसरी चीज़ है यहाँ पे चिकित्सा। अभी आप अस्पताल चले जाइए कि अस्पताल के अंदर जब तक डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक डॉक्टर्स को मतलब ऊपर से सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक डॉक्टर भी कैसे काम करेगा? अभी यहाँ पे पूरी टीम ही नहीं है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या आसपास चंदन चौक की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, गौरी फंटा संपूर्णा नगर, इनमें डॉक्टर्स ही पूरे नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो चिकित्सा व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। और इसके अलावा तीसरी चीज़ है सबसे बड़ी शिक्षा।
जो बच्चों के स्कूलों को आने जाने के लिए रास्ते हैं, उनको पक्के रास्ते, ऊंचे रास्ते बनाए जाएं, उनको आने जाने की सुविधाएं दी जाएं। अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा, 1-2 साल पहले सरकारी किताबें जो थी वो कबाड़ में की दुकान में बेच दी गई, और जिस पत्रकार ने उसको डिस्क्लोज़ किया उसी के ऊपर FIR करा दी गई। तो ये गलत है ना, ये सरकार की नीतियां गलत हैं कि जो सरकार को सहायता करता है, सरकार को अगर हम कोई भ्रष्टाचार के संबंध में बताते हैं तो आप उसी के ऊपर FIR करा दे रहे हो। इतना घमंड, ये तो सरकार का घमंड हो गया, न कि न्याय हो गया। तो चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से संविधान का पालन किया जाएगा, कानून के तहत काम होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। यदि सरकार समाजवादी पार्टी की 2027 में बनती है तो जो समस्याएं चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, इनको किस प्रकार से समापन किया जाएगा और इन जो समस्याएं उत्पन्न हैं इनसे किस प्रकार से आगे? देखिए, चिकित्सा के लिए हमने बताया कानून पर्याप्त बनाए थे माननीय अखिलेश यादव जी ने। अगर आप चाहेंगे तो अध्यादेश की कॉपी भी हमारे पास अभी भी रखी हुई है। एक अध्यादेश जारी किया था कि किसी अस्पताल में उपद्रव, किसी स्टाफ, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी के साथ अगर उपद्रव किया जाता है, कोई अभद्रता की जाती है या उसके कार्य में बाधा डाला जाता है तो उसके ऊपर गैर जमानती FIR होगी। लेकिन ऐसा इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा, उपद्रव हो रहा है। यहाँ तो क्या होता है कि कोई मरीज़ मर गया तो पुलिस वाले बजाय उसको सुलझाने के और उलझा देते हैं कि उसके बाद कहेंगे तुम इससे समझौता करो। अभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ थे, वो कह रहे आप इनसे वार्ता करो। वार्ता का मतलब है कि उनको हम पैसा कुछ दे ले करके 2-4 लाख दे करके समेट दें। अब ये बताइए, 2-4 लाख डॉक्टर महीने में कमा नहीं पाएगा और लोगों को एक मरीज मर जाए तो उस पर 2-4 लाख बांट करके करेगा। ये परिपाटी किसने डाली? क्योंकि ये जो अध्यादेश जारी हुआ था उसका पालन नहीं करा जा रहा है, पुलिस ही नहीं पालन कर रही। जब पुलिस ही कानून का पालन नहीं करेगी तो कैसे समस्या का हल होगा? दूसरी चीज़ है, चिकित्सा के लिए कहा, सरकारी में भी यही कारण है कि डॉक्टर वहाँ रुक नहीं रहे हैं। डॉक्टर रुकते हैं तो जरा से गंभीर मरीज है तुरंत रिफ़र कर दे रहे हैं। क्यों रिफ़र कर दे रहे हैं? कि अगर एक मरीज़ मर जाएगा तो अभी सारे घेर लेंगे, उसको परेशान करना शुरू करेंगे, कोई गाली फकड़ी बकेगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ये एक जो समाज में है ये ख़त्म होना चाहिए। इसका एक शार्ट में हम एक आपको कहो स्टोरी बता दें, अगर लंबा ना हो। एक हम लोग को बताया जाता था कि एक अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर कई देशों को जीतता हुआ चला आया, भारत में आया तो भारत में उस समय मलेरिया ज़्यादा होता था तो उसको मलेरिया हो गया। अब उसका कोई डॉक्टर इलाज करने को नहीं तैयार था। क्यों नहीं तैयार था? कि अगर वो मर जाएगा तो उसके सैनिक हमको मार देंगे। तो डॉक्टरों ने उससे जब उसने अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर इलाज के दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, कोई दंडित नहीं करेगा। जब उसने अपने सैनिकों का आदेश दिया तब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और इलाज किया, वो ठीक भी हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। यही माहौल हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है क्योंकि पुलिस कचहरी जो भी प्रशासन है वो डॉक्टरों की किसी प्रकार की प्रशासनिक सहायता देने के बजाय और उसका शोषण करना शुरू कर देती है। और ये बंद होना चाहिए। जब तक सरकार इस चीज़ के लिए कठोर आदेश नहीं देगी तब तक नहीं हो सकता। और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2013 में अध्यादेश इसी मतलब आशा से लाए थे कि डॉक्टरों का शोषण न हो। समाजवादी पार्टी 2027 में किन किन प्रमुख मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहतर बताएंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, प्रदेश स्तर का मामला है। हमने अपने क्षेत्रीय समस्याओं की जो हैं उनके बारे में बता दिया। और मेन चीज़ है जो मुख्य मुद्दा है समाजवादी पार्टी का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कानून का है। कि इस समय कानून का राज नहीं रह गया। कई जगह बलात्कार की घटनाएं होती हैं। अगर वो बलात्कारी भाजपा से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। एक उदाहरण यहाँ पे भी दे दूँ। गंगा में किसी ने रोज़ा खोला था तो उसमें मीट और दारू वगैरह जो भी खाया होगा और गंगा में डाला तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक और अभी कोई एक सत्ता से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल के या कुछ लोग थे, उसमें यही काम वो लोग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये जो पक्षपात है, कानून सबके लिए एक समान है ना। जो संविधान बना है वो ऐसा तो नहीं किसी जाति धर्म के लिए संविधान बना है, वो तो सबके लिए एक समान है, सबको समान अधिकार है। यही सबसे पहला काम हमें उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश में सबसे पहले कानून का राज लाएंगे और बाकी चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य और क्या नाम है रोड सड़क का और बाढ़ का, इनका तो करेंगे ही करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अभी जो है एक रोड मैप तैयार किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जीरो से लेकर ग्रेजुएशन तक
हम बेटियों को शिक्षा मुफ्त में देंगे, तो इसका प्रभाव क्या आने वाले 2027 के चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ेगा, मिलना चाहिए। लड़कियां हमारे देश में जब पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और बराबर कंधे से कंधे मिला के लड़े आगे आएंगी, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। निश्चित रूप से मैं भी जानता हूं, मैं अभी एक बच्ची है हमारे पास, हमने संकल्प लिया था, नाम नहीं लेंगे, अभी कल ही हमारे पास कोई आए थे, किसी से कहा था कि एक बच्ची कोई ऐसी हो जो गरीब हो, जिसके पास फीस के पैसे न हो, किताब के पैसे न हो, तो उसका मैं दूंगा। कल ही मैंने अभी उसको दिया है और उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, क्योंकि उसकी बेचारे में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो ये अगर अखिलेश जी करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे, कि कन्याओं की शिक्षा, किताबें भी, यहाँ तक कि हम तो प्रयास करेंगे कि प्राइवेट स्कूल में भी उनको जो किताबें दी हैं वो भी मुफ्त दी जाएँ सरकार की तरफ से। और सरकार बनने के बाद एक बार ये भी प्रयास किया जाए कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सब जगह किताब एक समान चलें। ये जो प्राइवेट स्कूलों में किताबों का धंधा और ड्रेस का धंधा चलता है, इस पे भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। विपक्ष अक्सर कहता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ हमेशा दबाई जा रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? ये तो स्वाभाविक है, दबाई जा रही है। अभी वो अरे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो भी काफ़ी अपनी व्यंग में सरकार का विरोध करते, तो उनके यहाँ सुना है कल ही ईडी पहुँच गई। तो यहाँ पे अगर कोई सरकार का विरोध करता है, मैंने भी कुछ नीतियों का विरोध किया तो मुझे एक दिन थाने में बिठा लिया, मेरे ऊपर 151 में का मुकदमा कायम कर दिया, एक दिन हमको हिरासत में रखा पुलिस ने। तो इस समय तो नीतियों का विरोध करने का मतलब है कि आप हमको बोला, अब वीडियो हमें नहीं मिला, एक पलिया के ही क्या नाम है, नगर के शायद भाजपा के अध्यक्ष हैं, हमसे कह रहे तू पाकिस्तानी, तू खालिस्तानी, भारत की। अरे मैं आपको पाकिस्तानी दिख रहा हूँ? मैं भारत की खाता हूँ, पाकिस्तान की खाता हूँ? मतलब सरकार की जो विरोध करे वो क्या पाकिस्तानी हो गया? बिल्कुल गलत है ये चीज़। अयोध्या में चंदा चोरी हो रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने उजागर किया। अगर वो उजागर नहीं करते तो आज भी चंदा चोरी होता रहता। तो इसमें अखिलेश यादव जी ने अच्छा काम किया, बुरा किया? ये तो अच्छा किया ना। तो विपक्ष का काम ही है कि जो सरकार की कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको उजागर करे। और विपक्ष का ही नहीं काम है, सबसे बड़ा काम तो मीडिया का है। मीडिया चौथा खंभ इसीलिए होता है। इससे पहले ये 2014 से पहले सारा मीडिया हमेशा सरकार की कमियां गिनाता था चैनल पे। आज सब सिर्फ गुणगान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो वही हाल इस समय हो रहा है। अंत में पलिया विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता जो है कि क्या वो मुख्य मुद्दा सोच के वोट करना चाहिए, या पार्टी देख के वोट करना चाहिए, या फिर किस प्रकार से जनता को? पार्टी भी देखनी चाहिए निश्चित रूप से। इस समय जिस तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी और मतलब मनमानी पुलिस थाना प्रशासन में चल रही है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से उसको परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब पलिया की जनता को ही देंगे संदेश कि स्थानीय नेता चुनें, न कि किसी बाहरी को। तीसरा चीज़ की कोशिश करें कि शिक्षित को चुनें। शिक्षित अगर होगा तो निश्चित रूप से वो आपकी बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से ऊपर तक पहुंचा सकेगा। मैं भी अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो हमको थाने में जब बुलाया था तो वो लोग यही व्यंग कर रहे थे कि आप डॉक्टरों के ऐसा करते हो। तो हमने कहा ठीक है, डॉक्टरों के उस समय चुप होना हमारा मजबूरी थी, क्योंकि मैं 25-30 लोगों से घिरा हुआ था। लेकिन बाद में आने के बाद मैंने अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनानी शुरू की, और जब चूँकि शिक्षित है इसलिए हमने कानूनी प्रक्रिया अपनाई। तो निश्चित रूप से शिक्षित को चुनेंगे तो आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पलिया की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से फिर से निवेदन करेंगे कि स्थानीय चुनें और कोशिश करें कि समाजवादी पार्टी को ही चुनें। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि पलिया विधानसभा की जनता आपके विचारों को सुनेगी और समझेगी और अपने विवेक से फैसला करेगी।